नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज शो में वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, पीवीआर नरसिम्हा राव, जिनकी ज्योतिषीय गणना कैलकुलेशन बड़ी सटीक रहती है। मेरे साथ कई शो कर चुके हैं और जो जैसा इन्होंने बताया, जैसा प्रेडिक्ट किया, वैसा ही हुआ। अब एक सवाल दुनिया भर में बना हुआ है, ईरान, अमेरिका, इज़राइल, इस युद्ध का क्या होगा? कब खत्म होगा? जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि इस युद्ध का विजेता कौन होगा? इसका समाधान क्या है? इसके साथ ही देश में एक अलग युद्ध शुरू हो चुका है। 5 राज्यों में चुनाव के बीच, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है, तेल और गैस को लेकर के। जेल जा चुके नेता भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मोदी जी को इसी साल पद त्यागना पड़ेगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशते हैं, ज्योतिषी एंगल से समझते हैं पीवीआर सर से। सर, स्वागत है, बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरे सादर प्रणाम। सर, अब ट्रंप महोदय पॉज़ पॉज़ का खेल खेल रहे हैं। पहले 5 दिन बोला, अब 10 दिन का पॉज़ दे रहे हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि ट्रंप पर तो किसी को भरोसा नहीं रहा। लेकिन ईरान में जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, ईरान भी काउंटर कर रहा है, तो ये सब कब तक चलेगा? क्योंकि काफ़ी नुकसान भी हो चुका है। सर, मैं एक बात पहले ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ें ऐसे नहीं है जैसे दिखती है। आजकल जो भी हो रहा है, जो भी आप न्यूज़ मीडिया में देखते हैं या जो भी लोग कहते हैं, शायद ऐसा नहीं है। इसे मन में रखना चाहिए। बात यह है कि जो भी अमेरिका कर रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रम्प जी अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो भी मन में आता है वो कर रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि ये सब सोचा-समझा हुआ स्ट्रैटेजी है, जो भी वेनेज़ुएला में हुआ, अब ईरान में हो रहा है और फ्यूचर में कुछ और देशों में, शायद क्यूबा में, ग्रीनलैंड में होने वाला है। ये सब एक स्ट्रैटेजी है चीन को कॉर्नर करने के लिए। चीन का इकॉनमी जो बढ़ रहा था पिछले कुछ सालों से, वो अमेरिका के लिए हेडेक बन रहा था, एक चैलेंज बन रहा था। अमेरिका के लिए एक सरदर्द बढ़ रहा था और ये बात है कि चीन युआन को या कुछ कॉमन ब्रिक्स करेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी चीन यूएस डॉलर को रिप्लेस करके। और बात यह है कि यूएस इकॉनमी जो है वो दिखने देखने के लिए अच्छा लगता है, मगर बड़े स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है यूएस इकॉनमी में और बहुत बड़ा डेट है अमेरिका का, बहुत बड़ा कर्ज है। और अगर दुनिया डॉलर्स में ट्रेड करना बंद करेगी, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम के लिए, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है यूएस इकॉनमी के लिए। यूएस इकॉनमी कोलैप्स भी हो सकता है। इसलिए जो भी यूएस कर रहा है, ट्रम्प जी के पीछे, ट्रम्प जी सिर्फ चेहरा है और ब्रेन्स जो है वो कुछ डीप स्टेट के अदृश्य राज्य के एक्सपर्ट्स हैं, जो द नियो कंजर्वेटिव नियोकॉन विंग ऑफ द पार्टी, वो अभी डोमिनेट कर रहा है डीप स्टेट को। और उनका ये मानना है कि चीन जहाँ भी राज कर रहा है, वहाँ चीन को पीछे हटा के अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती है, तो चीन कॉर्नर हो जाएगा। तब यूएस डॉलर का जो राज चल रहा है पिछले कई दशाब्दों से, वो पक्का रहेगा आने वाले दिनों में। इसलिए ये जो भी हो रहा है उस कारण से हो रहा है। और यूएस का एम ये नहीं है कि ईरान में डेमोक्रेसी हो या ईरान में सेकुलरिज्म हो, ईरान में आयतुल्लाह का जो राज रहा था, जो रिप्रेसिव राज, वो निकल जाए। ये सब कहने के लिए है, दिखावे के लिए है, मगर यूएस का इंटरेस्ट है चीन को वीक करना ईरान में। और ईरान की कुंडली को देखेंगे तो ईरान के पिछले वर्षफल की कुंडली को देख के मैंने प्रेडिक्ट किया था कि रेजिम चेंज होगा इस साल में। और अभी एक आयतुल्ला गया और शायद दूसरा भी गया और रेजिम चेंज तो हो गया है। और मुझे ईरान के वर्ष कुंडली और मास कुंडलियों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध जो है, लोग समझ रहे हैं कि ये यूक्रेन जैसे रहेगा, ये बहुत महीनों तक चलेगा या सालों तक चलेगा।
मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि एक दिन सडनली अनाउंसमेंट होगा कि ईरान और यूएस कुछ समझौते पे आ गए हैं। और रही बात जो विजेता है की, शायद लोगों को ऐसा लगेगा शॉर्ट टर्म में कि ईरान जीत गया है। मगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ईरान का जो आर्मी था, ईरान का जो नेवी था, ईरान का जो आईआरजीसी था, वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। उनके बड़े नेता मारे गए हैं और जो भी आयतुल्ला थे उनके बाद जो भी आयतुल्ला था वो सब गए। और जो भी आएगा उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र अंदर ही ईरान के अंदर ही कुछ षड्यंत्र रहेंगे और वो इनसिक्योर रहेंगे और उन्हें ये भी डर रहेगा कि इज़राइल या यूएस उनके साथ कुछ करेगा। मुझे ऐसा लगता है ईरान के आने वाले वर्षकुंडली को देख के अप्रैल 1 को उनका नया अप्रैल 1 या 2 को नया साल शुरू होता है उनके लिए रिवॉल्यूशन चार्ट को लेके। और उससे मुझे ऐसा लगता है कि कई 2-3 हफ्तों के बाद और अंतर्युद्ध रहेगा ईरान में पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे और कुछ बदलाव आएँगे और अंत में जो भी वहाँ नेता निकलेगा वो यूएस से और इज़राइल से कुछ समझौता कर बैठेगा। लोगों को खुश रखने के लिए वो यूएस के खिलाफ, इज़राइल के खिलाफ बहुत बड़ी बातें करेंगे, जो भी आएगा। मगर अंडर द टेबल उनका एक डील रहेगा यूएस और इज़राइल के साथ। और मेरा मानना यह है कि माय बेस्ट असेसमेंट यह है कि अंत में आप 2-3 महीने वेट करेंगे तो आपको एक क्लियरली पता हो जाएगा कि चीन का इन्फ्लुएंस बहुत कमज़ोर हो गया है ईरान में। और ईरान जिसे भी तेल बेच रहा है, कितने दाम पर बेच रहा है, वो सब यूएस के इन्फ्लुएंस से डिसाइड किया जाएगा। इसलिए यूएस का ईरान में इन्फ्लुएंस होगा और बदले में जो भी ईरान के खिलाफ ये सैंक्शंस यूएस ने रखे थे पिछले कुछ सालों में, कुछ सैंक्शंस को निकाल देंगे और ईरान के जो नए नेता हैं वो कुछ पैसा खाएंगे। इज़राइल और यूएस का भी अच्छा होगा, उन नेताओं के लिए भी अच्छा होगा और लोग भी जो भी आयतुल्लाहों का रिप्रेसिव रेजिम रहा था उतना रिप्रेसिव नहीं रहेगा आने वाला रेजिम। लोग भी थोड़ा-सा खुश रहेंगे, इससे ये विन-विन रहेगा। जो भी इसमें हार जाएगा, मेरे हिसाब से वो होगा चीन। चीन का जो बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था ईरान में, वो कमज़ोर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मई, जून, जुलाई तक यूएस मूव ऑन कर गया होगा और कुछ देश में कुछ करने की ओर मूव ऑन किया होगा और ईरान में ये सब खत्म होके एक नया रेजिम, एक ऑप्टिमिज्म के साथ, उत्साह के साथ एक नया रेजिम शुरू होगा ईरान में अप्रैल में। आपने बहुत बड़ी बात की है सर। देखिए, युद्ध कहीं भी हो, नतीजे अच्छे नहीं होते, असर ज़रूर होता है उनका। तो मैं एक बात ये समझना चाहती हूँ कि युद्ध के बाद भारत की ग्रोथ रेट आपकी ज्योतिषी गणना के अनुसार कहाँ स्टैंड करती है? कितना असर हुआ? क्या इस सब की वजह से भारत की जो ग्रोथ रेट है वो डाउन होगी? किस तरीके से देख पा रहे हैं आप एस्ट्रोलॉजिकली? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में सारी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रगल करेगा। ये इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो कम होगा सारी दुनिया में और भारत में ही वैसा ही होगा। मगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं तो भारत अच्छा करेगा। भारत का नीचे होगा मगर दुनिया का और भी नीचे होगा और लोगों को ये दिखेगा। लोगों को क्योंकि वर्ल्ड इतना जुड़ा हुआ है, पिछले सालों जैसा नहीं है। लोग समझते हैं, लोग समझदार हैं भारत में। लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, हम स्ट्रगल कर रहे हैं मगर सारी दुनिया और भी स्ट्रगल कर रहे हैं और लोग खुश रहेंगे। मगर इकोनॉमी कुछ स्ट्रगल करेगा भारत में भी इस साल में। और चीन, सारे देशों में चीन एक देश है वो बहुत स्ट्रगल करेगा। चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, जो सपोर्ट नेटवर्क डेवलप किया था उनके ग्रोथ के लिए, वो सब बर्बाद हो रहा है यूएस के इन एफर्ट्स के वजह से। उनका सारा प्लेटफॉर्म बर्बाद हो रहा है और ज्योतिष के चक्रों में ये साफ-साफ दिखाई देता है कि आने वाले
6-7 महीने चीन के लिए बहुत ही खराब वक्त है। चीन का इकोनॉमी स्ट्रगल करेगा और आजकल जैसे दुनिया जुड़ा हुआ है, अगर एक इकोनॉमी स्ट्रगल करता है तो उसका असर सारी दुनिया पे पड़ेगा। इसलिए अच्छी बात यह है कि भारत के जो नेता है वो इतने होनहार और समझदार हैं कि वो अपने ऑप्शंस को, बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किए थे पिछले कुछ सालों में। ये अस्थिरता आने से पहले ही वो बहुत सारे दोस्त बनाए थे, बहुत सारे ऑप्शंस है। एक ऑप्शन हाथ से निकल गया या टेम्पररीली कमजोर पड़ गया तो दूसरी ऑप्शन के ओर चलेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत लेस स्ट्रगल करेगा सारी दुनिया से कंपेयर करके। रशिया ने एक घोषणा की है अभी रिसेंट उसमें कि वो बहुत सारे देशों में, उसमें चीन भी शामिल है जिनका आपने जिक्र किया, वो सबका ऑयल जो है बंद करने वाले हैं और ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक रहेगा। लेकिन इसमें उन्होंने भारत को शामिल नहीं किया है, राइट? एंड भारत ऑलरेडी, आपको भी पता है कि भारत वहां से तेल नहीं लेता है, वो कच्चा तेल लेता है, क्रूड ऑयल लेता है, हाँ, जिसको हम साफ करते हैं। ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं और इसी बीच एक और खबर आती है कि इस सारे युद्ध को लेकर के एक मीटिंग होनी है, एक बातचीत होनी है, उसके लिए पाकिस्तान को यूज किया जा रहा है। पाकिस्तान में ये मीटिंग होगी। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कैसे देखते हैं इसे? मुझे लोग समझते थे कि चीन और रूस बहुत करीबी दोस्त हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि रूस भारत और यूएस क्लोज होंगे आने वाले महीनों में। रूस ने पिछले साल या 2 साल में वो डबल गेम प्ले किया था, वो यूएस के साथ और चीन के साथ डबल गेम प्ले किया था। चीन से वो पैसा लेते थे, मगर यूएस के साथ भी कुछ समझौता करने की कोशिश की थी यूक्रेन को लेके, वेनेजुएला को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में रूस यूएस का करीब आएगा। ये परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्पररी होगा, मगर वो चीन को डेजर्ट करके यूएस के करीब आएंगे रूस। और जो भी यूएस करना चाहता है ग्रीनलैंड में या ईरान में, रूस उन्हें इनडायरेक्टली सपोर्ट देगा। और जो भी चीन को कमजोर बनाने के लिए किया जा रहा है, उससे एक अंदाज से देखें तो रूस को भी फायदा है लॉन्ग टर्म में। तब जो भी चीन और रूस के बीच में जो भी संबंध है, उसमें चीन बड़ा पार्टनर रहा है और रूस छोटा पार्टनर रहा है। और अगर चीन कमजोर पड़े तो ये रूस के लिए अच्छी बात है। इसलिए मगर ये परमानेंट नहीं रहेगा। मेरा मानना यह है कि रूस अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है चीन को कमजोर बना के और जो भी साइनो रशियन एक्सिस है उसमें रूस के बल को बढ़ाने के लिए ये यूएस का इस्तेमाल कर रहा है रूस, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात भारत की, भारत तो चीन का दोस्त है, रूस का दोस्त है, इजराइल का दोस्त है, ईरान का दोस्त है, यूएई का दोस्त है, सभी का दोस्त है, ये अमेरिका का दोस्त है। भारत हर एक देश का दोस्त है और ऐसा रहेगा आने वाले कुछ सालों में। और भारत के लॉन्ग टर्म कुंडली जो 20 साल की कुंडली है, शनि गुरु युति कुंडली, उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले 2-3 सालों में, पर्टिकुलरली 2027, 2028 में भारत एक्चुअली तेल के बिजनेस में, क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बिजनेस में भारत का हाथ बढ़ने की संभावना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रूस से क्रूड ऑयल आता है और शायद यूएस का इन्फ्लुएंस ईरान में प्रबलित होने के बाद शायद ईरान का कुछ ऑयल भी भारत को आएगा और भारत उसे रिफाइन करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत क्रूड ऑयल को शुद्ध करके दूसरे देशों को सप्लाई करने के बिजनेस में भारत का हाथ बढ़ने वाला है आने वाले कुछ 2-3 सालों में। और यूएस उसे इनडायरेक्टली सपोर्ट देगा। यूएस शायद मोदी जी और ट्रम्प जी के बीच में कुछ समझौता हुआ है कुछ महीनों पहले कि भारत और यूएस पार्टनर्स रहेंगे तेल के बिजनेस में। एंड एक मेरी जिज्ञासा और थी, आपके एस्ट्रोलॉजिकली क्या समझ पा रहे हैं जो 30 तारीख को एक मीटिंग कॉल की गई है पाकिस्तान में? हाँ, मतलब एक तो ये कि पाकिस्तान में क्यों की गई है,
दूसरा, ये कितनी सक्सेसफुल रहेगी? मेरा मानना ऐसे, पाकिस्तान एक मुसलमान देश है और हिस्टोरिकली ईरान से उनके कुछ अच्छे संबंध हुए थे, मगर अगर आपने देखा है अखबारों को तो आपको पता जी, होगा जी। कि जो भी ईरान और पाकिस्तान के बीच में कुछ अच्छे संबंध हैं, ये टिकने वाले नहीं है। शायद ये अभी खराब हो चुके हैं या खराब होने वाले हैं। और एक बात है कि ईरान तो सुन्नी देश है, वहाँ सुन्नियों का हवा चलता है और शियाओं के खिलाफ वहाँ कुछ वायलेंस चलता है, और ईरान तो शिया शिया देश है, इसलिए ये नेचुरल पार्टनर्स नहीं है। और जो भी अभी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये टेम्पररी फेज़ है, और मुझे यकीन है कि आने वाले महीनों में यूएस पाकिस्तान को पूरी तरह इस्तेमाल करके, जब भी पाकिस्तान का यूज़ ख़त्म हो गया है, तो पाकिस्तान को फेंक देंगे। पाकिस्तान को यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी पाकिस्तान की ओर दिखाएँगे यूएस, और जब पाकिस्तान को फेंक देंगे, तब भारत के साथ जो भी गहरी दोस्ती रही है और अभी है, शायद नहीं दिखता है मगर अभी है, ये और गहरा हो जाएगा आने वाले महीनों में। इसलिए मुझे कोई मैं इसे सीरियसली नहीं लेता हूँ कि ये पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है, और मुझे ऐसा भी लगता है मोदी जी की कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर जो भी हो रहा है डोमेस्टिकली, उसमें कुछ उनके लिए प्रॉब्लम का समय है ये, मगर देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय तौर से जो भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा वक्त है उनके लिए। इसलिए मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर मोदी जी जहाँ भी हो, नेगोशिएशंस कतर में हो या पाकिस्तान में हो या डीसी में हो या कहीं कहीं भी हो, अगर मोदी जी एक इम्पॉर्टेंट मुख्य भूमिका निभाएं, ये शांति के समझौता जो भी होने वाला है ईरान, इज़राइल और यूएस के बीच में, उसमें अगर मोदी जी मुख्य भूमिका निभाएँगे, तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। ये बहुत मुमकिन है। आपने सही कहा, क्योंकि मोदी जी में लोगों को एक भरोसेमंद दोस्त दिखाई देता है। एंड हमारे ही देश के एक नेता है, तिहाड़ रिटर्न है, अरविंद केजरीवाल। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्या कहती है आपकी गणना, कैलकुलेशन आपकी? 2 बातें यहाँ पे। मोदी जी, मैंने उनके पहले टर्म में भी प्रेडिक्ट किया था। जब वो इलेक्ट हुए थे 1 साल के बाद, पहले टर्म में ही मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो 3 टर्म जीतेंगे, 3 बार इलेक्शन जीतेंगे और तीसरा टर्म नहीं फिनिश करेंगे। तीसरे टर्म खत्म करने से पहले वो वॉलंटरली किसी और को प्रधानमंत्री बना के वो छोड़ देंगे वो कुर्सी। वैसे मैंने कहा है, और मुझे अभी क्या ये 2026 में होगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर 2027 मोस्ट लाइकली है, 2027, 2028 मोस्ट लाइकली। शायद अगर मुझे 1 साल बताना होगा कि 2027 बताऊँगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी रिप्लेस होंगे, इसलिए नहीं कि लोग उनसे तंग आ चुके हैं, मगर इसलिए कि उन्हें ऐसा लगेगा कि वक़्त आ गया है, और वो शायद ये डिसाइड कर लेंगे कि 2029 इलेक्शन में वो नहीं बीजेपी को लीड करना चाहेंगे, और नए लीडर के आने के लिए जस्ट इलेक्शन से पहले आना अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें 2 साल देना अच्छा रहेगा। इसलिए उन गणनाओं के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि किसी और को प्रधानमंत्री बनाएँगे। इसलिए नहीं कि उन्हें विरक्ति हो गई है या लोग तंग आ चुके हैं, ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन होगा। और रही बात केजरीवाल जी की, तो मैंने 2021 में प्रेडिक्ट किया था कि 2023 अगस्त से लेकर 2024 अगस्त तक वो बर्बाद हो जाएँगे, वो शायद जेल भी जाएँगे, और मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि दिल्ली इलेक्शन हार जाएँगे। वो सब हुआ है, और उसी वीडियो में 2021 वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि 2026 अगस्त से लेके 2027 अगस्त तक इस साल में वो फिर से बलोपेत हो जाएँगे। उनका उनका जो बल है राजनीतिक तौर से, वो बढ़ जाएगा इस साल में। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को केजरीवाल जी को सीरियसली लेना चाहिए। वो बहुत सारे बातें करेंगे, सब सीरियसली नहीं लेना है, मगर
वो फिर से खड़े हो जा सकते हैं, वो फिर से कुछ पॉलिटिकल पावर को एक्युमुलेट कर सकते हैं। पंजाब में इलेक्शंस हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें फिनिश कर देना चाहिए, नहीं तो वो कई सालों तक पॉलिटिक्स में रहेंगे, टिके रहेंगे और वो स्ट्रांग रहेंगे। और ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये सारे अपोनेंट्स जो हैं, वो कमज़ोर पड़ जाएँगे और उसके बाद हट जाएँगे, वो टिके नहीं रहेंगे। वो मायावती जैसे हैं, राहुल गांधी जो है, ममता बनर्जी जो है, वो मायावती जैसे हैं, एक बार गिर जाएँगे और फिर ऊपर नहीं आएँगे। मगर केजरीवाल जी में काबिलियत है, शायद जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं, उन्हें केजरीवाल बुरा लगता है और जो भी वो कहता है वो बहुत ही फूलिश लगता है, मगर उनमें काबिलियत है, वो लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं और मोर मोर इम्पोर्टेंटली उनकी कुंडली कहती है कि वो कई साल तक पॉलिटिक्स में रहने वाले हैं और इस अगस्त के बाद फिर से वो ऊपर आने वाले हैं। इसलिए भाजपा को उन्हें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। आपने सर ये तो बहुत बड़ी बात की है। देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ये जैसे आपने कहा, बातें सुनी जा रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2027 से पहले मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे। ये स्पेकुलेशन है, चलते रहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताया कि वो खुद ही अपने पद का त्याग करेंगे, उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा। जस्ट हाँ। मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सब रीजन ऐसा अच्छा रीजन होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला रीजन होगा। जी। या 2 बातें 2 बातें। एक बात है कि ये वॉलंटरली होगा, वो अपने आप त्याग कर देंगे और किसी और को वो चुन लेंगे और ये डिसीजन होगा अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और भाजपा, आरएसएस, उन सारे सब मिलके ये डिसीजन ले लेंगे, मगर मोदी जी वॉलंटरली प्रपोज़ करने के बाद। और दूसरी बात ये है कि उन्हें रिप्लेस करने वाला कोई केजरीवाल या राहुल गांधी या ममता बनर्जी नहीं होगा। ये होगा एक एक भाजपा का राष्ट्रीयवादी, एक नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट लीडर, जैसे योगी जी तो हैं। जब जब उनको रिप्लेसमेंट की बात होती है, एग्जैक्टली आपने सही नाम लिया, योगी जी का नाम आता है, तो हाँ, क्या आप उस फ्रेम में, पीएम के फ्रेम में आप योगी जी को देखते हैं? बिल्कुल। मैंने मैंने 2015 में कहा है कि मोदी जी तीसरा टर्म नहीं फिनिश करेंगे और शायद 2020 या 2021 में कहा है, जब योगी जी का रिलायबल हॉरोस्कोप मिला था, क्योंकि उनका जो बर्थ डेट है विकिपीडिया पे वो रॉन्ग है, डेट भी रॉन्ग है। इसलिए जब उनकी रिलायबल कुंडली मुझे मिली थी, तब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये वेरी लाइकली योगी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री रहेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2027 या मैक्सिमम 2028 में जब मोदी जी चाह करके चले जाएंगे, योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन सर, आपको लगता है कि एक व्यक्ति, एक पीएम 270 सीटों के साथ लगातार प्रधानमंत्री रहा है, अब 240 सीटें आई हैं, तो भी वो प्रधानमंत्री हैं, आसानी से, मतलब वो अपना पद क्यों त्यागेंगे? मतलब क्या रीजन हो सकता है? जैसे ऑन द मैंने अदर कहा हैंड है, ऑन द अदर हैंड इंडिया में ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, क्राइसिस चल रहा है हाँ, और युद्ध की वजह से वो क्राइसिस और बढ़ गया है। सर, तब ये बात सही है कि इंडिया में भी क्राइसिस है, जैसे सारी दुनिया में है, क्राइसिस है और लोग खुश नहीं हैं, मगर लोग ये भी जानते हैं कि सारी दुनिया जो भी व्याकुलता से गुजर रही है, भारत में ये थोड़ा कम है और सारी दुनिया में युद्ध का माहौल है और भारत रिलेटिवली सेफ है। और जो भी ये गैस सिलेंडर्स को लेके जो भी क्राइसिस की बातें की जा रही हैं, ये भी अभी कुछ ही देर में ठीक होने वाला है। शायद अभी ठीक है, ये इमेजिन्ड क्राइसिस है, मगर ये बिल्कुल ठीक होने वाला है। मगर लोगों के मन में ये एक ऐसी घबराहट है कि कुछ बुरा हो रहा है दुनिया दुनिया के साथ। अगर एक अच्छा विपक्षी नेता हो, तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है या उठा सकती है और वो लोगों को ऐसा विश्वास दे सकती है कि अगर हम आए तो अच्छा होगा। मगर मोदी जी और भाजपा के लिए अच्छी बात ये है कि ऐसा विपक्षी नेता कोई नहीं है। राहुल गांधी जी तो बिल्कुल बिल्कुल यूज़लेस, वो बच्चे जैसे हैं और वो कुछ भी फ़ायदा नहीं उठाएँगे और ये साल उनके लिए बहुत ही बुरा साल है। शायद कांग्रेस भी उनसे मूव ऑन करने का चांस है इस साल में। इसलिए कुछ विपक्ष जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए
नरेंद्र मोदी जी अगर हट जाएँगे तो वो विपक्ष के प्रेशर से नहीं, वो परफ़ॉर्मेंस की वजह से नहीं, ये शायद कुछ लॉन्ग टर्म कैलकुलेशंस को नज़र में रखते हुए होगा। वो शायद सोच लेंगे कि मैं ट्वें अगर 2029 के इलेक्शंस भी जीत जाएँ, इलेक्शंस भी लड़ेंगे, तो कुछ और सालों तक रहना पड़ेगा और वो शायद समझेंगे कि मैं उतने देर तक नहीं रह सकूँगा और 2029 में अमित शाह को किसी और नेता से मिलके लीड करना पड़ेगा पार्टी को और उसके लिए उस नए नेता को 2-3 साल एक्सपीरियंस देना अच्छा रहेगा। एटलीस्ट 2 साल एक्सपीरियंस देना अच्छा रहेगा। इसलिए उस कैलकुलेशन से वो चैक कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ भी हो सकता है मगर ये मेरा बेस्ट असेसमेंट अभी पर ये है। मगर 2 बातें, वो वॉलंटरी होगा, कोई उन पे दबाव नहीं डालेगा, उन्हें फ़ोर्स नहीं करेगा। जैसे अद्वानी जी के साथ हुआ था मोदी जी जब आए 2014 में, जैसे अद्वानी जी को हटा गया था, वैसा नहीं होगा। ये बिल्कुल वॉलंटरली होगा और दूसरा ये होगा कि एक भाजपा का ही नेता आएगा और मोदी जी से बढ़ के राष्ट्रीयवादी और बड़े उसूल वाला आदमी आएगा। बहुत सही कहा आपने। और थोड़ी-सी बात करते हैं ममता बनर्जी की। हाँ, इस समय बहुत डेस्परेट हैं और डेस्परेशन में लगातार गलतियाँ कर रही हैं। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस बार चुनाव जीतकर अगेन मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर निज़ाम बदलने वाला है वेस्ट बंगाल में? बुद्धि कर्मानुसारिणी जैसे हम संस्कृत में कहते हैं, अगर आपके बुरे कर्मों के फल भुगतने का वक़्त आ गया, तो आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा और आप बुरे डिसीज़न्स ले लेंगे, जिनसे वो बुरा कर्म फल आना बहुत और आसान हो जाएगा। ममता जी के साथ वही हो रहा है अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर बीजेपी। और मैंने पिछले इलेक्शंस में मैंने कहा था कि ममता बनर्जी जीत जाएँगी 5 साल पहले। तब मैंने कहा है कि ये उनका आखिरी टर्म होगा और मुझे भी अब ऐसा ही लगता है कि ये ममता बनर्जी का आखिरी टर्म रहेगा और वो हार जाएँगे। और जैसे मैंने पहले कहा है, हारने के बाद जैसे केजरीवाल मेरे असेसमेंट में फिर से ऊपर आ जाएँगे, वैसे कभी ऊपर नहीं आएँगे, वो गिरेंगे और गिर के रहेंगे मायावती जी के जैसे। इसलिए ममता जी की जो पालना थी पश्चिम बंगाल में, वो ख़त्म होने वाली है और बीजेपी के लिए बहुत अच्छा मौका है। एक बहुत छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी। आपने मोदी जी का जो रिप्लेसमेंट बताया है, हाँ, वो साल कौन-सा होगा? वो आपने योगी जी का नाम तो लिया है, हाँ, लेकिन वो साल कौन-सा होगा? 26 और 27? 2026 अंत में हो सकता है मगर मेरा बेस्टेस और 2028 में भी हो सकता है, मगर मेरा बेस्ट असेसमेंट है, बेस्ट चांस है 2027 को। 2027 में होने की संभावना है। और एक बात है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि योगी जी बहुत सारे टर्म नहीं टिकने वाले हैं। वो 3 टर्म जैसे मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहा है 3 टर्म तक, वो 3 टर्म के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वो शायद 2020 में इलेक्शन जिताएँगे और वही उनका आखिरी टर्म होगा। क्योंकि 2030, 2031 में ऐसा बड़ा महायुद्ध आने वाला है। दुनिया का सारा जो संतुलन संतुलन है वो बिगड़ के नया संतुलन बनने वाला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है दुनिया के लिए और इस समय पे एक सन्यासी, एक निस्वार्थ, एक आध्यात्मिक तौर से बढ़ा हुआ निस्वार्थ योगी, एक सन्यासी देश को लीड करेगा और भारत को उस मकाम तक पहुँचाएगा और उसके बाद उन्हें लगेगा कि जो भी मेरा मकसद था, इस ज़िंदगी का मकसद था वो पूरा हो गया है। अब मैं आध्यात्मिक जीवन पे फ़ोकस करूँ और किसी और को प्रधानमंत्री बना के वो भी त्याग करके वॉलंटरली वो स्पिरिचुअल लाइफ़ पे फ़ोकस करेंगे और शायद एक टर्म इस टर्म को इग्नोर करके इलेक्शंस के बाद आने वाला एक ही टर्म प्रधानमंत्री रहेंगे। मगर मैं एक बात कह सकता हूँ कि योगी जी का जो वो सिंगल टर्म होगा 2029 के बाद, वो भारत के इतिहास में पिछले 1000 सालों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टर्म रहेगा। वो देखने से ही लगता है कि वो जब आएँगे तो एकदम आंधी-तूफ़ान की तरह आएँगे और उसके बाद जब चीज़ों को ठीक कर देंगे तो अपने आप से
अध्यात्म के रास्ते पे चले जाएंगे। और योगियों का यही काम होता है, जिस तरीके से आपने बताया। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।